हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आज मैं लेकर आई हूं आत्मकथ्य, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। आत्मकथ्य, उसकी कविता और व्याख्या। आज हम चलते हैं एनसीईआरटी बुक के ही सॉल्यूशंस के साथ। पाठ्य पुस्तक के पीछे आप ओपन जरूर किया कीजिए। पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न दिए हैं उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, और ना केवल प्रश्नों को पढ़कर उत्तर पढ़े जाएंगे, बल्कि हर एक प्रश्न का अर्थ भी बताया जाएगा। क्योंकि जब तक प्रश्न का अर्थ समझ में नहीं आएगा, उत्तर कैसे लिखेंगे? क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि जो लिखा है बस वही लिखना है। यदि समझेंगे तो हम अपने आप स्वयं से उत्तर लिख पाएंगे, स्वनिर्मित उत्तर आप लिख पाएंगे। इसलिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ सके। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, कविता आत्मकथ्य, कवि जयशंकर प्रसाद जी। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? बताइए, क्यों चाहते थे कवि कि वो आत्मकथा ना लिखें, जबकि उनके मित्र तो कह रहे थे कि आप आत्मकथा लिखो, आप महान हो, आप रचनाकार हो, इतना सारा कितना अच्छा अच्छा लिखते हो, तो क्यों नहीं अपनी आत्मकथा लिख देते? लेकिन उन्होंने क्या कहा? उनको आत्मकथा नहीं लिखनी। अब क्यों, बताइए। आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं, सब कुछ लिखना पड़ता है, सब कुछ कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। कवि स्वयं को इतना सामान्य मानता है कि आत्मकथा लिखकर वह खुद को विशेष नहीं बनाना चाहता। उनके अनुसार आत्मकथा उस व्यक्ति की लिखी जाती है जो विशेष हो, जो महान हो, जबकि कवि विशेष हैं, लेकिन वो स्वयं में नहीं मानते हैं। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता। इन्हीं कारणों से कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी जो जीवन बीता है, जैसा बीता है, वो सबके समक्ष प्रस्तुत हो। उनके अनुसार आत्मकथा वो व्यक्ति लिखता जिसने महान कार्य किए हों, लेकिन उन्होंने उनके अनुसार तो कोई कार्य नहीं किया ऐसा जिससे वह आत्मकथा लिखे। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? कवि ने ऐसा क्यों कहा अपने मित्रों से कि आत्मकथा सुनाने का तो अभी उनके पास समय नहीं है? क्या वे व्यस्त थे या कुछ और कहना चाहते थे? कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबे हुए कष्टों को याद करके दुखी नहीं होना चाहते। अपनी छोटी सी आत्मकथा को बड़ा आकार देने में वे असमर्थ हैं। वे अपने अंतर्मन को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं। आत्मकथा प्रायः जीवन के उत्तरार्ध में लिखी जाती है। उत्तरार्ध मतलब समझते हैं बेटा? समापन, ठीक है। रामचरितमानस की हमने बात की थी प्रथम में, तो रामचरितमानस में 7 कांड है, अंतिम जो है वो उत्तर रामायण होती है, उत्तरकांड। तो उत्तरार्थ मतलब जीवन का जब बिल्कुल लगे कि हाँ जीवन जी लिया है, अब 60 ईयर्स, ठीक है, तो अब मैं आत्मकथा लिखूं कि अब मुझे नहीं पता कि अब कब परमात्मा मुझे अपने पास बुला लें। तो उत्तरार्थ मतलब जीवन के संपूर्ण जीवन जीने, मतलब 50-60 की उम्र के बाद यदि व्यक्ति हैं और उनके कार्य इतने महान हैं तो वे आत्मकथा लिखने लगते हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि आत्मकथा प्रायः जीवन के उत्तरार्ध में लिखी जाती है, परंतु अभी जीवन में ऐसा समय नहीं आया है। कवि को ऐसा लगता है कि अभी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिली है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सकें। इन्हीं कारणों से कवि ऐसा कहते हैं कि अभी आत्मकथा लिखने का समय नहीं है, ठीक है। उन्होंने ये बताना चाहा कि अभी तो आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं है, ना तो मैंने कोई महान उपलब्धि प्राप्त की है, ना अभी जीवन का उत्तरार्ध है, ना मेरे पास कोई इतने अच्छे कार्य हैं जिनका मैं जिक्र आत्मकथा में कर सकूं। आया समझ में? स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति, यादों को पाथे मतलब मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक बनाने का क्या आशय है? क्यों कहा कवि ने? कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। कवि की प्रेयसी, याद रखिएगा, सुखद स्मृतियां, सुख को उन्होंने प्रेयसी की संज्ञा दी है।
कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी स्मृति ही है। जो हमारा मनुष्य जीवन में जो बहुत अच्छी कुछ घटनाएं बीत जाती हैं और वो जब हम याद करते हैं तो याद करके हमें प्रसन्नता तो होती है, परंतु वर्तमान यदि हमारे दुखों से भरा है तो हमें लगता है कि काश वे दिन फिर से लौट आते। ऐसा अर्थात दुख भी होता है। तो उनकी जो अच्छी यादें हैं वो उनकी आज के लिए कवि के अनुसार वर्तमान में वो पाथे बनी है, पथ प्रदर्शक बनी है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीवन जीने का संबल अर्थात सहारा मानता है। अतः स्मृति को पाथे बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे से है। स्मृति के सहारे ही कवि अपना जीवन जीता है। भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। ऐसी सुखद स्मृतियां कवि को लगा था कि जैसे कभी मान लीजिए आप स्पोर्ट्स खेलते होंगे, कोई गेम खेलते होंगे और आपको लगता है ये इसमें जीतने ही वाला हूं, बस बस एक रन और, या जब भी आप कोई मैच देखते हो या स्वयं खेल का हिस्सा होते होंगे तो अब बिल्कुल 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 ऐसा होगा ही होगा। लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसा हो जाता है कि हम वो गोल अचीव नहीं कर पाते तो कहते हैं ओह शिट ये क्या हुआ। तो ऐसा ही कुछ हुआ था कवि के साथ। उनको ऐसा लग रहा था कि बस अब ये सुख उनके हाथ में आने ही वाला है, आने ही वाला है, लेकिन नहीं आ पाया। ठीक है, कवि कहना चाहता है कि उसे वह सुख नहीं मिल सका जिसकी वह कल्पना कर रहा था। उसे सुख मिलते मिलते रह गया, अर्थात इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्दी से समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें सुख में सुख का उपभोग तो कर लेना चाहिए, लेकिन आदी नहीं होना चाहिए। क्या पता ये जीवन हमें कैसे कैसे मोड़ दिखा दे। और एक बात बेटा, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। यदि जीवन है तो संघर्ष है, अर्थात दुख भी आएंगे, विपत्तियां भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, बहुत कुछ आएगा। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि अब हम हार गए, अब तो हम क्या करें, हम निराश होकर बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। सुख और दुख दो किनारे हैं। क्वाइंस में भी जो दो पहलू रहते हैं ना, सिक्के में भी हेड और टेल, तो जीवन भी हमारा दुई तरफा होता है, दोनों तरफ का होता है। सुख दुख आएंगे ही, तो ना तो हमें सुखों में एकदम खो जाना है और ना ही दुखों का सामना करते हुए निराश हो जाना है। आपने वो गीत सुना होगा ना, संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, है ना, सुना है ना जाने कहां जाएं हम बहते धारे हैं, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सुबह है तो शाम भी होगी, दिन है तो रात भी होगी। अर्थात जीवन में सुख है तो दुख भी आएंगे। हर एक स्थिति के लिए हमें तत्पर रहना है। रोड पर जब हम जाते हैं तो कहीं बहुत अच्छा एकदम सड़क एकदम इतनी अच्छी रहती है कि शू शाम में हम चले जाते हैं या पैदल भी जा रहे होते हैं, लेकिन कहीं पर गड्ढे आ जाते हैं तो हम कहते हैं ओह, और हम उसी स्पीड से जाएंगे और गड्ढे में गिरने का डर रहता है, गाड़ी उछल सकती है। तो हमें अपने जो कंसंट्रेशन है या फोकस है, ध्यान केंद्रित जो करते हैं हम, वो हमेशा हमें अच्छे से रखना है कि हर परिस्थिति का सामना करने के लिए परमात्मा ने मनुष्य का जन्म दिया है और उस उद्देश्य के साथ हमें भेजा है कि जाओ कुछ ऐसा कार्य करो। 9th में आपने पढ़ा था ना, वाक ललल के थे कि आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अर्थात आए तो हम बहुत अच्छे से थे, जब परमात्मा हमें मनुष्य की योनि दे रहा था ना जन्म की, अब तो मनुष्य बनोगे, अरे हम प्रसन्न हो गए, प्रभु हम मनुष्य बनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। लेकिन प्रभु ने कहा, परमात्मा ने कहा, ऊपर वाले ने, जिसको आप मानते हो, कि जा तो रहे हो लेकिन इन उद्देश्यों को पूरा भी करना। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, वाक 9th का चैप्टर था, आई थिंक 9 या 10वां चैप्टर है। ठीक है, तो अब जैसे ही हम इस लोक में आए तो जब छोटा सा बालक, दंतुरित मुस्कान पढ़ी थी हमने, ठीक है, पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, सॉरी। तो यहां पर जब हमने देखा कि जन्म हुआ, छोटा सा बालक, आप याद कीजिएगा आपके घर में आस पड़ोस में छोटा सा बच्चा होगा, जब तक बालक 1 साल के भीतर भीतर अंदर अंदर रहता है वो प्रकृति के अकॉर्डिंग सोता जागता है। शाम होती है तो वो नींद उसकी लग जाती है, सो जाता है, और सूर्योदय होते ही वो जाग भी जाता है। लेकिन हम अपनी आदतों से उसे भी भर देते हैं, सो जा सो जा सो जा, अभी नहीं जगना है, अभी तो 5 बजे हैं, 6 7 बजे 8 बजे 9 बजे जगेंगे।
और फिर अभी क्यों सो रहे हो, अभी और काम करो। तो ये जो प्रकृति के अकॉर्डिंग हमारा चक्र चलता है, वो मनुष्य अपने हाथ में जब आता है तो पूरा तितर बितर हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, अब आया जीवन का अंतिम पड़ाव, आ गया है बुढ़ापा। आपने वो भी सुना होगा ना, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ठीक है, तो अपने कर्मों का फल हमें यहां चुकाना है, ना कुछ नर्क होता है, ना ही कोई स्वर्ग होता है, जो है वो यही है, यही फल मिलता है, यही प्रतिफल मिलता है। यदि हम अपने जीवन में कर्म प्रधान रहेंगे, कर्म ही पूजा है। ऐसा नहीं कि घंटों घंटों, आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज आई होंगी जिसमें बताया जाता है कि मूर्ति पूजा करें या ये करें या वो करें, फिर कहते हैं नहीं 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 करना है। तो ये सारी भावनाओं का खेल है बेटा, भावना रहेगी सच्ची तो हर काम अच्छा होगा। ठीक है, तो यहां पर कवि ने यही कहा है कि ऐसा लगा कि बस वो सुख मुझे मिलने ही वाला है, लेकिन जैसे ही मुझे हाँ हाँ बस मेरे पास आया और मेरी आंख खुल गई और सपना टूट गया और वो सुख मेरे पास नहीं आया। तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, कभी निराशा भी हाथ में लगेगी। ऐसा मत करना कि कभी निराशा हाथ में लगी और हमारा मन ही हार गया। ठीक है, मैदान का हारा हुआ हारा नहीं होता है, मन से नहीं हारना है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में। अभी हमने किया था वर्णन कि कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, अर्थात अपनी सुखद स्मृतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका के कपोल अर्थात गाल में इतनी लालिमा थी कि उषा भी उससे अपना सुहाग ढूंढती थी। अर्थात उषा प्रातः काल भी कहती थी कि आपकी प्रेमी का जो प्रेयसी है, सुखद स्मृतियां हैं, वो इतनी सुंदर है कि उसकी लालिमा मुझे चाहिए। ठीक है, अनुपम था, रूप सौंदर्य अनुपम था, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। प्रश्न, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं कवि, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने आत्मकथा लिखी, आत्मकथा में सब कुछ लिखना होगा, तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी मेरे सुखद एहसास थे, जो पल थे, जो लम्हे थे, उनको मैं क्यों लिखूं, क्यों मैं सबके सामने उनको रखूं। कुछ मेरी अपनी भी निजी बातें हैं जिनको मैं अपने अंदर ही रखना चाहता हूं, इसलिए मैं मित्रों आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। कवि कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ बिताए गए क्षणों को वह सबके सामने कैसे प्रकट करे। जीवन के कुछ अनुभवों को गोपनीय रखना ही उचित होता है, गोपनीय मतलब सीक्रेट। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता, अतः वह जीवन की मधुर स्मृतियों को अपने तक ही रखना चाहता है। इसलिए बार बार अपने मित्रों के आग्रह पर, निवेदन पर भी उन्होंने कहा कि मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा, और आत्मकथ्य अर्थात स्वयं द्वारा कथन वे कहते गए और वो एक कविता का रूप ले चुकी है। ठीक है, अब देखिए आया है आत्मकथ्य से संबंधित प्रश्न। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए कि इस कविता की जो भाषा है, जो भाषा शैली है, लिखने का जो स्टाइल है, वो कैसा लगा आपको, समझ में आया। देखिए कवि की क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रसाद जी द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कभी कभी बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर बिल्कुल ध्यान देना है, यहां वहां ध्यान नहीं लगाना है, एकाग्रचित होकर सुनना है बेटा। अब मैं बात कर रही हूं यहां कि निम्नलिखित एक शब्द है, ध्यान से देखिएगा। सबने सुना है, सब लिखते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे आप लोग क्या कर देते हैं, निम्नलिखित को सिर्फ लिख देते हैं निम्न। जैसे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्न हैं। निम्न तो छोटा होता है, निम्नलिखित मीन्स नीचे लिखा हुआ, हमें पूरा लिखना होगा इस शब्द को कंप्लीटली। ठीक है, निम्नलिखित मीन्स नीचे लिखा हुआ, अकेला निम्न आप लिखेंगे तो निम्न का अर्थ होता है छोटा। और बहुत से बच्चे ना नी लिख के बिंदु लगा देते हैं कि निम्नलिखित हो गया, नो है ना, इतना शॉर्टकट हमें नहीं अपनाना है ना। सफलता प्राप्त करने के लिए कोई क्या नहीं होती है, क्या नहीं होती है, लिफ्ट नहीं होती, हमें सीढ़ियों से जाना पड़ता है। प्रथम सीढ़ी पर कदम रखेंगे तब जाकर हम छत पर पहुंच पाएंगे, उछलकर चढ़ेंगे तो गिरकर मुंह भी तोड़ सकते हैं अपना। ठीक है,
प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। खड़ी बोली है, ये लो नहीं कहते हैं, ये लो। और वास्तव में अक्सर यदि हम देखते हैं कि जो लिखित भाषा है उसमें लीजिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन इस कविता में कवि ने खड़ी बोली का, ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है, ताकि कोई भी पाठक, पाठक अर्थात पढ़ने वाला, ठीक है, श्रोता अर्थात सुनने वाला, वक्ता अर्थात बोलने वाला, तो कोई भी पाठक या श्रोता आसानी से उसके अर्थ को, उसके भाव को समझ जाए, इसलिए खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अपने मनोभावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने कविता में बिंबों का प्रयोग किया है। बिंब, प्रतीक, सिंबल्स, ठीक है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में। अब यहां पर उन्होंने क्या क्या बिंब, कि जैसे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जो प्रेयसी है उसके इतने सुंदर रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि प्रातः काल की जो उषा है वो भी उससे उसके गालों की लालिमा उधार मांग रही है। उसके रूप सौंदर्य की इतने अच्छे तरीके से कवि ने वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यह विडंबना, प्रवंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे काव्य में सुंदरता आई है। और जब काव्य में सुंदरता आती है तो क्या होते हैं, कविता में सुंदरता क्या लाते हैं, बताइए जल्दी। हाँ, आप ही बताइए। अलंकार। वेरी गुड, वेरी नाइस। अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। खिलखिलाकर आते आते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अरुण कपोलों में रूपक अलंकार है, क्योंकि अरुण और कपोल अर्थात उपमान और उपमेय एक साथ आ गए हैं अत्यधिक समानता के कारण, तो रूपक अलंकार है। मेरी मौन अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार है। मेरी मौन, मां की आवृत्ति, अनुरागी, ठीक है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है, आप बताएंगे। सुख को कवि ने किस रूप में व्यक्त किया है? नायिका, प्रेमिका, प्रेयसी के रूप में, कि जो भी उनके अच्छे पल थे, जो भी उनके सुखद पल थे, उन्होंने उसको प्रेयसी, प्रेमिका, प्रेमिका मीन्स मैंने अभी बताया ना, प्रेम और मोह में अंतर क्या होता है। प्रेम निस्वार्थ, आजीवन, जीवन पर्यंत चलता है। मोह कुछ समय, कुछ अवधि, सीमा उसकी निश्चित रहती है। तो कवि ने अपने सुखों को प्रेयसी के रूप में माना है। कैसे? कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त करता है और कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते जाते मुस्कुराकर भाग गई। मतलब जो सुख उन्हें मिलने ही वाले थे, जो उपलब्धि उन्हें प्राप्त होने वाली थी, वो मिलते मिलते बस रह गई। तो कितना दुख हुआ होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने आप को संभाला और अपने हमारे लिए इतना सुंदर आत्मकथ्य लिखा। ठीक है, तो कुछ भी हो परिस्थिति, चाहे विपरीत हो, चाहे हमारे पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, हमें तो उसका सामना करना ही है। अतः उसे उसका सुख नहीं मिल सका जिसे वह सुख समझता था। वह स्वप्न रूपी छलावा था, अस्थायी रूप से उसके जीवन में आया था। एक ऐसा छलावा जो अस्थायी था, चिरस्थायी नहीं था। चिरस्थायी मीन्स अनंत, एकदम शाश्वत। जैसे नश्वर और शाश्वत में मैंने आपको बताया था कि नश्वर और शाश्वत मीन्स हमेशा रहने वाला, चिरकाल तक रहने वाला। नश्वर मीन्स नष्ट होने वाला। अगला प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। क्या लिखेंगे आप? जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आप क्या लिखेंगे, बताइए। कैसे कवि थे, कैसा उनका व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, किस तरह का व्यक्तित्व था, किस तरह का उन्होंने जीवन जिया, और क्या उन्होंने अभी हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद सुना था ना, पढ़ा था ना, उसमें परशुराम जी ने क्या किया था वो भी आपको भली भांति याद होगा। देखिए, प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्तित्व के इंसान थे। उनके जीवन में दिखावा बिल्कुल नहीं था। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो जैसे थे वैसे ही थे। कहते हैं ना कि भाई मेरा जीवन तो खुली किताब की तरह है, जो चाहे वो पढ़ ले। ठीक है, तो ऐसा व्यक्तित्व के जो व्यक्ति रहते हैं वो हमेशा
सबके प्रिय तो रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनको धोखा भी खाना पड़ता है। तो वो तो जीवन का रोल है भाई, भूमिका है। कभी सुख कभी दुख आता जाता रहता है। तो वो एक सीधे साधे व्यक्ति थे, कोई दिखावा नहीं करते थे। वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे। बहुत अच्छी बात की है उन्होंने कि हमारे अंदर या हमारे मन में या हमारे परिवार में या हमारे जीवन में क्या कष्ट चल रहे हैं, कौन सी परेशानियां चल रही हैं, उसे यदि हम दूसरों से एक बार कहेंगे लोग सुन लेंगे, दूसरी बार कहेंगे सुन लेंगे, तीसरी बार हमसे कतराने लग जाते हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराते हुए चेहरे को ही पसंद करते हैं। अर्थात बाग बगीचे में जो फूल खिलता है ना, उसको ही लोग पसंद करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हम खुश रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे, तभी हमारे अधिक चाहने वाले होंगे, अधिक अनुयायी होंगे, अधिक हमारे मित्र होंगे। यदि हम हमेशा रोना गाना करते रहेंगे ना, अरे मेरे साथ ये परेशानी है, अरे मैं तो परेशान हूं, एक बार सुनेंगे, दूसरी बार सुनेंगे, तीसरी बार सुनेंगे, फिर हमें दूर से देखकर भाग जाएंगे, अरे वो आ रहा है भाई, भागो, नहीं सुनना इसकी बात। तो हमेशा जो हमारे दुख हैं उन्हें अपने तक सीमित रखना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमें किसी से नहीं कहना है, हमारे अपने भी रहते हैं, तो दुख बांटने से हल्का भी होता है, लेकिन हर किसी के सामने नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और हम चले सुनाने। हमें परख होनी चाहिए कि किसके समक्ष हमें अपने दुखों का बखान करना चाहिए, ताकि हमें वहां से कुछ समाधान मिल सके। गॉट इट बेटा? वे अपने जीवन की सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करते थे, अपनी दुर्बलताओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत कर वे स्वयं को हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहते थे। पाठ की कुछ पंक्तियां उनके वेदनापूर्ण जीवन को दर्शाती हैं। इस कविता में एक तरफ, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, इस कविता में एक तरफ कवि की यथार्थवादी प्रवृत्ति है, एकदम वास्तविकता वाली, तथा दूसरी तरफ प्रसाद जी की विनम्रता भी है। मतलब वो हर एक बात को हमारे समक्ष रख तो रहे हैं, लेकिन कितने अच्छे तरीके से। कहते हैं ना कि सच कहने का साहस तो बहुत लोगों में होता है, लेकिन सलीका कुछ कम होता है। तो सच बात को कहना, फिर लोग नहीं कहते मैंने क्या गलत किया, मैंने तो सच ही कहा है। अरे भाई, किसने पूछा कि कह दो सच? जब कहीं हम बिना पूछे, बिना डिमांड के कोई बात कह दें तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो अपनी वैल्यू हमें खुद बनानी पड़ती है, स्वयं से हमारा सम्मान बनाना पड़ता है। तो आवश्यकता पड़ने पर ही बोलें, अन्यथा मौन सबसे अच्छी बात है। चुप रहना सीखिए हम सब, ठीक है? अधिक बोलेंगे तो वाचाल प्रवृत्ति के हो जाएंगे, वेरी मच टॉकेटिव हो जाएंगे, और कोई हमें सुनना नहीं चाहेगा। तो अपना मूल्य हमें स्वयं बनाना है। आवश्यकता आने पर बोलिए, जब आपको कोई सुनना चाहे तब सुनिए। व्यर्थ की बातें हमें नहीं करनी है, ना हमें सुननी है। जब कहीं हमें लगे कि कोई बतिया रहा है और हमें सुनाना चाहता है, तो उसको अच्छे से ये मत कहो चुप रह भाई, नहीं सुननी, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है अब मुझे कुछ काम है, मैं जाता हूं, कल फिर मिलेंगे हम। फिर भले ही आप मिलो ना मिलो। तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए अपने व्यवहार में, अपने विचारों में, तो जीवन बहुत अच्छा बीतता है। इस कविता में एक तरफ कवि की यथार्थवादी प्रवृत्ति भी है, तथा दूसरी तरफ प्रसाद जी की विनम्रता भी है, जिसके कारण वे स्वयं को श्रेष्ठ कवि मानने से इनकार करते हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि प्रसाद जी कौन हैं आज भी, और युगों युगों तक उनको जाना जाएगा कि छायावादी युग प्रवर्तक प्रसाद जयशंकर प्रसाद का नाम अमर रहेगा हमेशा हिंदी साहित्य में। अब देखिए, आप किन पंक्तियों की आत्मकथा पढ़ना, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? आप बताइए पहले कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, आदर्श आइडियल पर्सन, जिनकी आप आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे। जैसे यहां पर तो लिखे हैं महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आपके अनुसार? यस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अरे वाह, और स्वामी विवेकानंद, बहुत बढ़िया, पढ़िएगा, ठीक है? तो इस तरह से यहां पर लिखा है कि हम महात्मा गांधी जी की आत्मकथा पढ़ना चाहिए, जिससे हमें सत्य तथा अहिंसा के महत्व की जानकारी मिल सके। सत्य और अहिंसा, कि सत्य के बल पर, अहिंसा के बल पर कैसे अपने आप को विजय किया जा सकता है, उसका वर्णन मिलेगा हमें। भगत सिंह, क्रांतिकारी, जो हंसते हंसते मातृभूमि के लिए बलिदान हो गए थे, है ना? देशभक्त भगत सिंह की आत्मकथा को पढ़ने से हमें देशभक्ति की प्रेरणा मिलेगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आत्मकथा, प्रसिद्ध साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा है।
एक महान साहित्यकार के रूप में हमें उनकी आत्मकथा पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। पढ़िएगा बेटा, ये मेरा आग्रह आपसे है कि भगत सिंह, महावीर और महात्मा गांधी, जब जब आपको समय मिले तो आप आत्मकथा अवश्य पढ़ा करिए। आत्मकथा पढ़ने से, और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि जब भी कुछ हम पढ़ते हैं तो केवल सफलता की कहानी ही ना पढ़ें, असफलता की कहानी भी पढ़ें, क्योंकि सफलता की कहानी पढ़ने से हमें यह तो पता चल जाएगा कि सफलता किस तरह से मिलती है, लेकिन असफलता की कहानी पढ़ने या सुनने से हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमें वो नहीं करना है, नहीं तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। हर एक व्यक्ति की अपनी खूबी रहती है, हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, अनोखा है ना। कोई कहता है ना कि किसी की छप जाती है और किसी का छुप जाता है। गुण तो सब में होते हैं, परंतु किसी की बातों को छाप दिया जाता है और किसी की बातें छुप जाती हैं। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए, अपने आप को एकदम खुले रूप में व्यक्त करना सीखिए। यदि, क्योंकि अब सब एक से नहीं होते हैं, बिल्कुल इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, यू नो वेरी वेल। तो कोई अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होते हैं, कोई एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी बहुमुखी, ठीक है। तो अपने अपने ये आदतें हैं, लेकिन इन आदतों से यदि हमें लगता है कि ये आदत हमारी कहीं ना कहीं हमें पीछे धक्का दे रही है, तो हम ही हैं जो हम अपने आप को आगे ला सकते हैं। क्लियर है कि हम ही हमारे बहुत अच्छे मित्र भी होते हैं और हम ही हमारे शत्रु भी बन जाते हैं। तो सबसे अच्छा गुरु, प्रथम गुरु तो मां है ही, ठीक है, और उसके बाद हम ही हैं जो अपने आत्मविश्वास के साथ सारे कार्य को कर सकते हैं, और हम ही हैं जो अपने आप को पीछा धक्का देकर गिरा भी सकते हैं। तो अपने आप को पहचानिए, अपने गुणों को निखारिए और एक ऐसा व्यक्ति बनकर बताइए कि लोग आपका उदाहरण दें। और एक बात कहना चाहूंगी कि माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है जब उनको उनके बच्चों के नाम से जाना जाता है, कि ऐसे अक्सर क्या होता है, ये उनका बेटा है, शर्मा जी का बेटा है, वर्मा जी का बेटा है, सिंह साहब का बेटा है, खान साहब का बेटा है ना, थॉमस जी का बेटा है, बहुत सारी ऐसी बात है। लेकिन पिता को यदि उनके बच्चों के कार्य, जैसे बच्चे ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, अच्छा तो आप उनके पिताजी हैं, अरे पिताजी तो गदगद हो जाएंगे, इतने प्रसन्नचित होते हैं कि उनकी प्रसन्नता का अनुमान भी आप नहीं लगा सकते हैं। तो अपने कर्मों से, अपने गुणों से इतने अच्छे व्यक्ति बनना है बेटा कि दुनिया आपको सलाम करे, सैल्यूट करे, ठीक है। कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट बड़ा होना जरूरी नहीं है। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हालदार, बेबी हालदार का नाम सुना है आपने? आत्मकथा बहुतों के द्वारा सराही गई। आत्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिखना है आपको, लिखेंगे आप, ठीक है। आप अपनी आत्मकथा लिखेंगे, और जब आत्मकथा लिखेंगे तो उसमें क्या क्या आवश्यक है वो ध्यान से सुन लीजिए। अपना जीवन परिचय, अपनी शिक्षा, ठीक है, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, सुखद हो या दुखद हो, उपलब्धियां, ठीक है, छोटी मोटी उपलब्धियां सबको प्राप्त होती है, जीवन का आदर्श और उद्देश्य, ये सारी ये जो पॉइंट्स दिए हैं इनको नोट कर लीजिए आप, और इनको शामिल करते हुए अपनी आत्मकथा लिखने का प्रयास कीजिए, और फिर बताइएगा कि मैडम आई हैव रिटन, वी हैव रिटन माय बायोग्राफी। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलकर, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम की तरफ। मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन शिक्षा एकदम मुफ्त। कोई पे नहीं करना है आपको, कुछ भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है आपको। इतनी बेहतर, जो बेहतर से बेहतरीन नागरिक आपको बनाएगी मैग्नेट ब्रेन्स, उसको आप उस चैनल पर जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को देखें। आप स्वयं देखेंगे, अपने आप में अंतर पाएंगे और हम सबकी उन्नति प्रगति होगी। कहते हैं ना कि एक दूसरे का जब साथ होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।